हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और भाई आज के लिए सॉरी, 2 बजे क्लास आनी थी लेकिन बस ऐसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, नहीं हो पाई। तो अब ये मैं क्लास ले रही हूँ आपको, हालांकि दिया नहीं है नोटिफिकेशन, क्योंकि वैसे भी आप अभी देखते नहीं है तो इसलिए दिया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। आप आगे से इसका जो टाइम है वो 2 बजे ही रहेगा। और डेली आप 2 बजे और एक 11 बजे जो यूजीसी नेट हिंदी मतलब पेपर जो फर्स्ट है उसके लिए पीवाई की सीरीज चल रही है, उसमें हमारी 7 क्लास हो चुकी हैं। उससे भी आप जरूर जुड़िए यूजीसी नेट पेपर पास करने के लिए। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले मैं करती हूँ आप सभी से रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है, ताकि बच्चों के पास ये मैसेज पहुँच सके। तो यूजीसी नेट हिंदी पीवाई क्यू क्लास 5 है, आज हमारी 4 क्लास है, प्लेलिस्ट में आप देख लेना। आचार्य ये हमारा देखो, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, दिसंबर 2023 में जो पेपर हुआ था हिंदी का, ये वही पेपर है, ये वही पेपर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। तो ये कह रहा है आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने अपना हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था उसमें सरस्वती में प्रकाशित जो कहानियां हुई थी उनमें वर्णन करते हुए 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से, कौन सी 3 कहानियां हैं इनमें से उनको बताना है, जो भाव प्रधान कहानियों के रूप में जिनको चुना है। तो इसमें से देखो इंदुमती दे रखा है जो कि किशोरी लाल गोस्वामी की है। गोस्वामी, सबसे पहले तो इनका नाम याद रख लेना, किस किस की है। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की कहानी याद कर लेना। 11 वर्ष का समय जो कहानी है वो रामचंद्र शुक्ल जी की है। पंडित और पंडितानी, ये गिरजा दत्त वाजपेयी की कहानी है। ठीक है, पंडित और पंडिताइन ये गिरजा दत्त वाजपेयी की कहानी है। दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है जो कि हमारे सिलेबस में भी लगती है। तो इसमें से आपको बताना है ये कौन कौन सी कहानियां हैं। इंदुमती जो कहानी है, एक तो इसमें से इंदुमती जो कहानी है इसको इन्होंने भाव प्रधान बताया है, इंदुमती कहानी। और इसके अलावा है 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। ठीक है, इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली, ये तीनों कहानियां रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें भाव प्रधान कहानियों के रूप में बताया है। और इनके अगर समय की हम बात करते हैं तो जो इंदुमती कहानी है ये 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 11 वर्ष का समय ये 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की ये वाली कहानी बताई है मैंने। दुलाई वाली की अगर बात करें तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सॉरी ये वाली है ना। दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका के अंदर। ठीक है, तो ए सी और ई, ए सी और ई हमारा बी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा कविता की इन पंक्तियों उक्तियों को कविता में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में लगाना है। राम की शक्ति पूजा कविता की जो ये पंक्तियां दे रखी हैं उनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है, मतलब पहले कौन सी पंक्ति है और बाद में कौन सी पंक्ति है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इनमें से पहली जो पंक्ति है वो कौन सी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सी आएगी, राम की शक्ति पूजा में कविता में, ये कविता है राम की शक्ति पूजा जो कि किसकी है, निराला जी की है। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेना, राम की शक्ति पूजा किसकी है, निराला जी की है। और इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार। ठीक है, सबसे पहले ये वाली पंक्ति आएगी, है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, ये फर्स्ट नंबर पे रखा गया है इसको, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, और इसके बाद दूसरी जो पंक्ति है वो है केवल जलती मसाल, केवल जलती मसाल, ये दूसरे नंबर पे आएगी। इसके बाद नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, नैनो का नैनो से, ये ई वाली है जो ये तीसरे नंबर पे आएगी। ठीक है, नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण। और चौथे नंबर पे आएगी अन्याय जिधर उधर है शक्ति,
ठीक है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, और इसके बाद आएगी 5वें नंबर पे शक्ति की करो मौलिक कल्पना, ए वाला, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। ठीक है, तो ये इस तरह से क्रम में आपको लगानी है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे दिसंबर 2023 के अंदर। ठीक है, जून वाला भी पेपर हम कर लेंगे, तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और राम की शक्ति जो पूजा ही 1936 में प्रकाशित हुई थी, ये भी याद रख लेना, ये एक महाकाव्य माना गया है। और अब हम इसको क्रम से लगा लेते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, बी ऑप्शन आना चाहिए। बी ऑप्शन तो हमारा इस एक तो बी में दे रखा है, और नीचे देखते हैं बी ऑप्शन हमारा डी में भी दे रखा है ना। तो हमारा वैसे डी ही सही है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी ही सही है, वो मैंने ऊपर बता दिया, उनको आप याद रख लेना। निराला की और दूसरी कृतियों की अगर बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनीमा, बेला, नए पत्ते, है ना, अर्चना, संध्या कांकली, ये सारी किसकी, निराला जी की और काव्य रचनाएं हैं। तीसरा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, आगरा बाजार, आगरा बाजार नाटक में आई नज्म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। नज्म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। और एक चीज और मैं आपसे कमेंट करके मुझे बताना, क्या इन ये जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रही हूँ, इनकी क्या आप व्याख्या भी साथ में चाहते हैं। वैसे तो मैं बोलती हूँ, लेकिन आप चाहते हैं कि इनकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाए, जैसे कुछ बुक्स आती हैं उनमें व्याख्या दे रखी होती है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उनको यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो आगरा बाजार नाटक में आई नज्म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। बताएं यहाँ पर कौन सा हमारा जो आंसर है वो सही होगा। आगरा बाजार, जो कि हबीब तनवीर का क्या है ना, ये नाटक है ना, हबीब तनवीर का। तो वह सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चांद समझे ना सूरज, चांद समझे ना सूरज हैं जानते। तो अगर हम बात करें जितने हैं, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे ये वाला आएगा, जितने हैं आज आगरे में कारखाना, जात सब पर पड़ी है आन के रोज की मुश्किलात। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन, ये डी है, वो हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा डी। उसके बाद आएगा होता है बागवों से हर एक बाग का निभा, वह बाग किस तरह ना लुटे ना उजड़े आहा, ये सेकंड नंबर पे आएगा। आप इनको ही देख लेना, ऑप्शन पे मत जाना, क्योंकि ऑप्शन में ए बी सी डी करते रह जाएंगे, जब आपको ये समझ में आएंगे तभी आप वो कर पाएंगे। ठीक है, तो जितने हैं आज आगरे में कारखाना, जात सब पर पड़ी है आन के रोज की मुश्किलात, ये पहले नंबर पे आएगा। होता है बागों से हर एक बाग का निभाई, ये दूसरे नंबर पे रखा जाएगा। और तीसरे पे आएगा, वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे। ये जो पंक्तियां हैं ना, इनको वैसे भी याद रख लेना, पूछ ली जाती हैं कि ये पंक्ति किस नाटक से ली गई है। एक पंक्ति कोई भी उठा के दे देगा और पूछा जाएगा किस नाटक से, किस विधा से ली गई है। ठीक है, नाटक से ली गई, तो ध्यान रखना। वह सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चांद समझे ना सूरज हैं जानते। ठीक है, ये हमारी तीसरे नंबर की पंक्तियां हैं। और अगर चौथे नंबर की बात करें, रोटी ना पेट में हो तो कुछ भी जतन ना हो, मेले की सैर, ख्वाहिशें बागो चमन ना हो, ये हमारे चौथे नंबर पे आएगा। और कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, ये पांचवें नंबर पे हमारा क्या आएगा, ये पंक्ति हमारे पांचवें नंबर पे आएगी। ठीक है, तो ये पंक्तियां भी आप याद रख लेना, आप इनको चाहे तो क्रम से लगा लेना, है ना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इनका नंबर याद रखना है आपको बस। ठीक है, देखो समय बी दे रखा है इसमें, यहाँ पे सी दे रखा है, तो एक बार मिला लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि कहानी है किसकी है, एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधवराव सप्रे की कहानी है। इस कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी, पौधे लगाने के लिए मिट्टी लेने आई थी, या घर बनाने के लिए। अगर आपने इनकी थ्योरी नहीं पढ़ी है अभी, कहानी और उपन्यास की, तो दोनों की थ्योरी मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, जो मैंने अभी अभी पढ़ाई है। उसके बाद ही मैं ये PYQ करवा रही हूँ, तो आप प्लेलिस्ट से वहां से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी, क्या घर बनाने के लिए, एक टोकरी से तो होगा नहीं, घर बनेगा नहीं, चूल्हा बनाने के लिए, या फिर चौका तैयार करने के लिए। तो वो चूल्हा बनाने के लिए, क्योंकि उसकी जो नातिन पोती थी उसके साथ में,
5 साल की, तो वो बच्ची खाना नहीं खा रही थी, तो इसलिए वो एक टोकरी मिट्टी लेने के लिए अपनी झोपड़ी में गई थी। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, ये महादेवी वर्मा की क्या है, रचना है, काव्य रचना है। तो इसमें से बताइए कौन सा काव्यांश इसके अंदर नहीं है। अखंड सुहागिनी, आत्मदीप्त चांदनी, सुनहली दामनी, कूलहीन प्रवाहिनी। तो बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, इस गीत में कौन सा काव्यांश नहीं है। तो इसमें जो आत्मदीप्त चांदनी है, आत्मदीप्त चांदनी, ये इसका इसमें नहीं है। बाकी अखंड सुहागिनी, सुनहली दामिनी और कुलहीन प्रवाहिनी ये इसी के अंदर है। ठीक है, इनको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित काव्य संकलनों में राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन है। राम कुमार वर्मा के कौन से काव्य संकलन है यहाँ पर। एकांत संगीत दे रखा है, 1939 का है। अंजलि 1930, सतरंगिनी 1945, चित्ररेखा 1935 और एकलव्य 1958। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही है, और सी के हिसाब से बी डी ई, यानी कि अंजलि 1930 में रामकुमार वर्मा का है, डी चित्ररेखा ये भी रामकुमार वर्मा का है, और एकलव्य ये भी 1958 में आया था, ये भी रामकुमार वर्मा जी का है। इनको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है काव्य है, इसमें मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये जो रचना है इसमें ये विद्यानिवास मिश्र जी का है। इसके लेखक का नाम जरूर याद रख लेना। सबके लेखक, प्रकाशन वर्ष और किस पत्रिका में संकलित हुए थे, मतलब प्रकाशित हुए थे, इन सब चीजों को जरूर याद रख लेना है। ये विद्यानिवास मिश्र जी का है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो कि 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भी याद रख लेना, 1974 में आया था। अब इसमें पूछा है कि मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे। साहित्यिक कार्यक्रम में, संगीत के कार्यक्रम में, नाटक के कार्यक्रम में, या फिर पारिवारिक कार्यक्रम में। तो जो मेहमान थे वो संगीत के कार्यक्रम में गए थे। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है संगीत के कार्यक्रम में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ये मैंने अपने उस पे चैनल पे कुछ शॉर्ट्स डाले हुए हैं, शॉर्ट वीडियो, तो उनको आप देख लेना। मैंने सबका क्रम वहाँ पे डाला हुआ है, निबंधकार, नाटककार और जो भी उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, सबका। और एक आध नहीं डाला है, वो भी मैं डाल दूंगी, तो वहाँ से आप देख लेना। जन्म वर्ष के अनुसार इन निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। विवेक की राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय या रामचंद्र शुक्ल। अगर इनका जन्म आपको पता होगा तभी यह क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें विवेक की राय की, तो विवेक की राय का जो जन्म है वो हुआ था 1924 ईस्वी में। इनको नोट कर लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में। कुबेरनाथ राय जी का जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था, 1933। और रामचंद्र शुक्ल का तो आपको जरूर याद रखना है, 1884 में इनका जन्म हुआ था। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे 1885 में, और उनसे 1 साल पहले जन्म लिया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऐसे करके थोड़ा आप रिलेट करके याद रख लेना। तो अब आप इनको लगा सकते हैं। सबसे पहले इनमें जो जन्म हुआ है वो किसका हुआ है, 1881 में सरदार पूर्ण सिंह का, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो सी तो दोनों में दे रखा है। और इसके बाद हमारा कौन आएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में हुआ है, यानी कि ई। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के निम्नांकित
इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है, यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो भी इतिहासकार यहाँ पर दे रखे हैं, इतिहासकार और उनके इतिहास ग्रंथ, उनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। सबसे पहले किसका आया था और उसके बाद किसका आया था, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये मैंने एक हिंदी साहित्य के सारे जो ग्रंथ हैं उसके नाम से एक वीडियो बना रखी है, उसको आप वहां से देख लेना। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें किसका कब आया था। तो राम कुमार वर्मा ने लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शिवदान सिंह चौहान ने लिखा था हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये 1954 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद आता है जॉर्ज ग्रियर्सन, जो कि बहुत पहले ही आ चुके थे, है ना। ये 1888 में इनका जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये 1888 का है। FEK इन्होंने लिखा था ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये इंग्लिश में लिखा था ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो ये 1920 ईस्वी में लिखा था। गणपति चंद्र गुप्त की अगर बात करें तो गणपति चंद्र गुप्त का जो ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये बहुत बाद में आया है, क्योंकि विज्ञान बाद में ही आया है, इसलिए इनका ग्रंथ भी बाद का है। तो ये 1965 ईस्वी में, ठीक है, ये 20 है, इसको याद रख लेना, 20 है, और ये 1965 ईस्वी में आया था गणपति चंद्र गुप्त जी का। तो सबसे पहले इसमें किसका है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सी, ए और सी दोनों में दे रखा है अभी। तो इसके बाद देख लेते हैं 1888 के बाद में 1920, यानी कि FE के डी आना चाहिए। डी इसमें भी है और डी इसमें भी है, आगे भी हो सकता है। और इसके बाद क्या आना चाहिए हमारा 1888, 1920 के बाद आएगा राम कुमार वर्मा का 1938 ईस्वी में आया था, यानी कि ए। तो ए तो इन दोनों में ही नहीं है, इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों को, देखो इसमें जो 14 शीर्षक दे रखे हैं, 14 शीर्षक यहाँ पर आएंगे, है ना। 14 प्रकरण है, इसमें 14 प्रकरण है, ये ध्यान रख लेना। 14 प्रकरण है जो परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास जी का। ये पहले से बाद के क्रम में इनको लगाना है। सुख दुख सब में हाँ, साहसी पुरुष, बिगाड़ का मूल विवाद, अकाल में अधिक मास, ये परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसके प्रकरणों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं हमको 4-5। अब बताइए यहाँ से पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसमें 1 मिनट, इसमें 14 नहीं 41 प्रकरण इसके अंदर दे रखे हैं भाई, 41 प्रकरण है, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहे। तो 41 प्रकरणों के जो शीर्षक दे रखे हैं इनमें से पहले से बाद के क्रम में आपको बताना है। सुख दुख सब में हाँ, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देती हूँ, हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, अब बी से आप लगा सकते हो। सबसे पहले अकाल में अधिक मास पढ़ा था, ठीक है, और इसके बाद बी सब में हाँ, अधिक मास में सब ने क्या कर दी, हाँ कर दी। ए सुख दुख, सुख दुख क्या होता है, सब में हाँ सुख दुख। और इसके बाद आएगा डी, यानी कि बिगाड़ का मूल विवाद, ठीक है, बिगाड़ का मूल विवाद। और इसके बाद आएगा सी, साहसी पुरुष, साहसी पुरुष। तो इन प्रकरणों को आप जरूर याद रख लेना। जो 41 प्रकरण है वो मैंने जो कहानी ये उपन्यास कराए हैं उनमें मैंने इनका पूरा नाम दिया है क्रम से, उपन्यास प्लेलिस्ट में है, आप देख लेना। जो मैंने अभी हाल ही में कराए हैं, पहले भी उपन्यास कराए थे जून के, उनमें मैंने प्रकरण नहीं दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, झूठा सच उपन्यास। झूठा सच उपन्यास किसका है, तो ये यशपाल जी का है। झूठा सच का 2 खंड आए थे, वतन और देश, और दूसरा आया था भविष्य, भविष्य का, देश का भविष्य। तो झूठा सच का जो पहला खंड है वतन और देश, इसमें भोला, 1 मिनट क्या लिखा हुआ है, भोला पांडे की गली में, गली की ये यही नाम है, इसमें यही नाम दे रखा है। तो झूठा सच का जो पहला खंड है वतन और देश में भोला पांडे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा,
हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नामों का सही युग्म कौन सा है? इसमें से कौन कौन थी जो हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ता थी और अपने विचारों का प्रचार करने के लिए भोला पांदे की गली की औरतों के बीच आई थी? तो कौन कौन है इसमें से? क्या बसंत कौर और कांता आई थी, ज्ञान देवी और सतवंत, ईश्वर कौर ज्ञान देवी, या फिर दुर्गा दुर्गा ईश्वर कौर? तो झूठा सच जो उपन्यास है इसके अंदर कौन कौन आई थी? ईश्वर कौर और ज्ञान देवी, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। ईश्वर कौर और ज्ञान देवी ये दोनों आई थी, इसको याद रख लेना, हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ता थी ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो ये किसका है? यशपाल जी का है, जो कि देश विभाजन पर आधारित है, ये भी ध्यान रख लेना। और ये 1958 में पहला खंड प्रकाशित हुआ था, 1958 में। और जो इसका दूसरा भाग था वो 1960 में प्रकाशित हुआ, देश का भविष्य। देश का भविष्य नाम से इसका क्या है, नाम है, जो कि 1960 में आया था, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, यशपाल जी का है, देश विभाजन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? चंद्रगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1931 में प्रकाशित हुआ था। इनके 3 नाटक आते हैं हमारे सिलेबस में, स्कंदगुप्त जो कि 1928 का है, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933 में आया था। तो इसके चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? तो चंद्रगुप्त नाटक का जो चतुर्थ अंक है उसमें कुल 14 दृश्य हैं। कितने हैं? 14 दृश्य हैं इसके अंदर, जो कि इनका चतुर्थ अंक है। इसमें देखो आपको बहुत फायदा होगा कि अगर साथ में आपको इसकी जो व्याख्या है वो भी मिले। मेरा मन है, आप बताना मुझे कमेंट करके अगर व्याख्या डालनी है तो। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष एक देखो आज का जो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है इसमें ओनली 20 क्वेश्चन है, तो आपको ये कंप्लीट देखने हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन है जो अब ट्रेंड में है, जो पूछे जा रहे हैं। तो जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है? जिस तरह जो कोई भी कहानी जिंदगी का केवल एक अंश मात्र होती है, लेकिन ये एक पक्ष और एक पहलू इसका किस कहानी के बारे में लिखा हुआ है, जो कि क्या है, लेखक या लेखिका का टुकड़ा मात्र ही है। तो ये वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है? तो ये लिखा है एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, जो कि किसकी है? मन्नू भंडारी जी की है। एक कहानी यह भी, ठीक है, ये कहानी किसने लिखी है? मन्नू भंडारी की है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिंदगी नामा उपन्यास में, जो जिंदगी नामा उपन्यास है ये किसका है? जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। इसमें किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है? इसमें कौन कौन से गीत आए हैं बताओ? अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे, जेतू अखियां दे सामने नी रहना दे बीवा मेरा दिल मोड़ दे। हम उनको ही पढ़ लेते हैं जो कि इसमें आए हैं। तो 16 क्वेश्चन में हमारा देखो सी ऑप्शन सही है। सी में दे रखे हैं ए, सी और ई, यानी कि ए, सी और ई। अब इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे, ये गीत जिंदगी नामा उपन्यास के अंदर आया है। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घट्यो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए भगत कबीर, ये भी किसमें आया है? जिंदगी नामा उपन्यास, जिंदगी नामा उपन्यास के अंदर आया है। और ई की अगर बात करें, नामे अरबी नामे लाहौरी नामे हिंदी शहर नागौरी, नामे हिंदू तुर्क पिसौरी, नामे रहेंदा विच नदौन बुल्ला किए जाने में कौन। ठीक है, ये जो गीत हैं ये सारे के सारे जिंदगी नामा उपन्यास के, इनको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 17 क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं,
इसमें तो कथन थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट पेपर को आप देखेंगे, उसकी फर्स्ट पेपर की सीरीज चल रही है बिल्कुल एकदम, जो कि आपके पेपर के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली है। उससे आप जरूर जुड़ जाएं। 11 बजे उसकी क्लास होती है लाइव, तो उसको आप वहां से जरूर देखें, ज्वाइन करें। और यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, उसमें बहुत सारे कथन पूछे जाते हैं। कम से कम एक एक प्रैक्टिस सेट में 10 से 15 क्वेश्चन है जो कि कथनों वाले हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़े कम देखने को मिलेंगे। गोदान के अनुसार, गोदान किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है। गोदान के अनुसार बता रहा है, वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है, कोलू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओमकार नाथ का है। तो बताएं आप यहाँ पर ये कौन सा कथन है इसका जो सही है और कौन सा है गलत। तो देखो ये जो सी बी ऑप्शन है, इसमें सेकंड ऑप्शन है, ये तो गलत है, ठीक है। और जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। बेलारी और सेमरी में 5 मील का अंतर बताया गया है, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और इसकी हम बात करते हैं, ये ओमकार नाथ का नहीं है बल्कि किसका है? मिस्टर मेहता का है। तो ये किसका है? मिस्टर मेहता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है। ये कथन किसका है? अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है। तो ये कथन किसका है बताइए। देखो वैसे ये जो कथन है, ये कथन है यार्ड्स का। ये कथन किसका है? यार्ड्स का है, लेकिन इसमें यार्ड्स का नाम नहीं दे रखा है, तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन था ये बाद में मतलब इसको डिलीट कर दिया गया था, या फिर इस पे पूरे नंबर दिए गए होंगे, मैंने देखा नहीं है। लेकिन ये जो कथन है ये यार्ड्स का था, ठीक है। इस पे सबको सेम नंबर ही मिले थे। ये कथन याद रख लेना, ये यार्ड्स का है। संस्कृति और सौंदर्य, संस्कृति और सौंदर्य जो कि नामवर सिंह की रचना है। संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन, कौन कौन से कथन हैं जो कि संस्कृति और सौंदर्य के हैं? तो अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय। अशोक के फूल जो रचना है ये किसकी एक तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, और इसके बारे में नामवर सिंह ने बताया है अपने निबंध में कि ये केवल एक फूल की कहानी नहीं है, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये इसमें आई है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा है, ये बात भी इसमें बोली गई है ना। संस्कृति और सौंदर्य के निबंध के अंदर ये कथन आए हैं। द्विवेदी जी जहाँ संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहां आगे त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। तो ऐसी इसमें कोई बात नहीं है, ये सी ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, दोनों हैं, दोनों को याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था। तो ये कथन भी इसके अंदर आया है। जो जयशंकर प्रसाद हैं, मतलब नामवर सिंह कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था। और ई ऑप्शन है इसके अंदर, नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक कर सकने में समर्थ समझा गया। तो ई ऑप्शन भी इसके अंदर नहीं है। इसमें ए बी और डी, ए बी और डी ऑप्शन इसके अंदर है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये कथन इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पोंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। ये इस कथन में पोंगी का अर्थ क्या है? पागल, बौद्ध साधु, विक्रेता या क्लर्क। तो यहाँ पर है इसका जो अर्थ है वो है बौद्ध साधु, ठीक है, बौद्ध साधु है। और ये किससे लिया गया है? तो आवारा मसीहा से लिया गया है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा ये शरत चंद्र की जीवनी है, शरत चंद्र की जीवनी है, ठीक है, जो कि विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर कृत है, और विष्णु प्रभाकर।
आवारा मसीहा से लिया गया है, ठीक है। ये शरद चंद्र की जीवनी इसमें बताई गई है। तो हमारे यहाँ पर 20 क्वेश्चन है। आई होप आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, और आप इसे डेली, इसकी जो क्लास है लाइव क्लास 2 बजे होगी, तो आप 2 बजे इस क्लास से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए।